हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप देख पा रहे हैं पृथ्वी की संरचना वाला चैप्टर, जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे। और हम पढ़ रहे थे उन शक्तियों के बारे में जिनमें ये बताया गया था कि ये शक्तियाँ निरंतर कार्य करती रहती है और पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए प्रयासरत रहती है। जिसमें हमने पढ़ा था आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में पहले, और उसके बाद में अब हम पढ़ रहे थे बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में, जो शक्तियाँ पृथ्वी की सतह के भीतर रह के निरंतर भूगर्भ की सतह को बदलने के लिए प्रयासरत रहती है, वो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ कहलाती हैं। और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो पृथ्वी की सतह के ऊपर निरंतर गतिशील रह के या स्थिर रह के पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए कार्यरत रहती है, वो बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ कहलाती है। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में भी हमने इनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें पहली थी अपक्षयण की शक्तियाँ, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। ये शक्तियाँ क्या करती है, ये स्थिर रह के पृथ्वी की भूगर्भ की सतह को बदलने के लिए प्रयासरत रहती है। और आज हम देखेंगे अपर्दन की शक्तियाँ। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का दूसरा रूप है अपर्दन की शक्तियाँ। इसका अर्थ होता है कि ये शक्तियाँ निरंतर गतिशील रहकर और पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलने का कार्य करती रहती है। अपर्दन की शक्तियों में वायु, जल और बर्फ, इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है। यानी ये जो अपर्दन की शक्तियाँ हैं ये गतिशील होती है, ये हमने पढ़ लिया है। तो इसमें कौन कौन से कारक आएंगे? वायु आएगी, वायु की गति है वो आती है अपर्दन की शक्ति में। जल का बहाव जो है वो अपर्दन की शक्ति में आता है, और बर्फ़ का जो बहाव है वो भी अपर्दन की शक्ति में आता है। जैसे भूस्खलन में, और जैसे बाढ़ में, बाढ़ वाला जल की शक्ति में आ गया, भूस्खलन बर्फ़ की शक्ति में आ गया, और वायु जो है उसमें जैसे मानसूनी हवाएं हो गई। इसके अलावा जो तूफ़ान वगैरह आते हैं, चक्रवात वगैरह, साइक्लोन वगैरह जो आते हैं, वो वायु की गति के अंतर्गत आ गए। तो ये तीनों जो है इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है। इनके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी संरचनाएं जो है वो टूट कर बहती चली जाती है। तो गतिज ऊर्जा की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, इसलिए इनको अपर्दन की शक्तियाँ माना जाता है। तो ये जो अपर्दन की शक्तियाँ हैं, इसमें हम पहले पढ़ेंगे बहती वायु की शक्ति के बारे में। तेज़ बहती हुई वायु को क्या कहते हैं? पवन। हम वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और इसी की वजह से हमारी जीवन क्रिया जो है वो चलती रहती है। प्राण वायु हमें कहाँ से मिलेगी? वायुमंडल से। और पौधे जो होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। CO2 गैस लेते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, और O2 वापस देते हैं। O2 फिर पेड़ पौधे ग्रहण कर सकते हैं अपनी श्वसन क्रिया में, और अन्य जीवधारी जैसे मानव सहित जो है वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे श्वसन क्रिया में, जिससे पौधों के लिए भोजन प्राप्त होता है, और साथ साथ में हमें भी भोजन मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। वायु की गति उसे अपक्षयण की शक्ति प्रदान करती है। वायु की गति कम होगी कि अधिक होगी, और यही गति जो होती है, तेज़ बहती हवा को पवन कहते हैं, बताया गया था आपको। और यही जो गति है उसे अपक्षयण की शक्ति प्रदान करती है। अपक्षयण की शक्ति क्या होती है ये हमने पहले पढ़ लिया है। आपको बता देते हैं कि अपक्षयण की शक्ति वो होती है जो एक जगह स्थिर रह के और पदार्थों को तोड़ने का काम कर देती है, बड़ी बड़ी संरचनाओं को जो तोड़ देती है, तो तोड़ने को बोलते हैं अपक्षयण। और अपक्षयण की शक्ति आने के बाद में क्या होता है, ये बड़ी बड़ी संरचनाओं को जो इनके रास्ते में आएगी, बर्फ़ के रास्ते में, जल के रास्ते में और वायु के रास्ते में, तो इनको ये क्या करेगी? तोड़ देगी। वायु का वेग बढ़ने पर उसकी अपक्षयण की शक्ति बढ़ जाती है। वायु का वेग बढ़ेगा तो अपक्षयण की शक्ति भी निश्चित तौर पे बढ़ेगी। अगर वायु का वेग कम है तो उसकी अपक्षयण की शक्ति उसी तरीके से कम होगी। कभी कभी इन अपक्षयण की शक्ति जो है वो बड़ी विनाशक होकर बड़े क्षेत्रों के नक्शे ही बदल डालती है। इतनी वो अधिक एनर्जेटिक होती है कि किसी भूभाग के नक्शे को ही वो चेंज कर देती है। और सौर ऊर्जा के असंतुलन के कारण, यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो ऊष्मा हमें मिलती है,
उस ऊष्मा की वजह से वायु जो है वो किसी जगह पे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी जगह पे कम ऊष्मा मिलती है। तो अधिक जहाँ पे ऊष्मा मिलती है उस क्षेत्र की वायु क्या हो जाएगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और जहाँ पे कम ऊष्मा प्राप्त होती है सूर्य से, तो उस स्थान की वायु कम गर्म होगी। तो ये वायु जो है वो अलग अलग तरीके से अधिक गर्म होती है कहीं पे और कहीं पे कम गर्म होती है। और जहाँ पे अधिक गर्म हो जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, ये हवा या वायु गर्मी पाकर फैलती है और गर्म हवा हल्की होती है। हल्की होने के कारण ये ऊपर उठ जाती है। ठंडी हवा और हल्की गर्म हवा ठंडी हवा की बजाय कैसी होती है, हल्की होने की वजह से वो क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठेगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, रिक्त स्थान, एक स्पेस बनेगा। और उस स्पेस को भरने के लिए ठंडे स्थानों से अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से, ठंडे स्थान वाले क्षेत्र कह लीजिए या फिर अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र कह लीजिए, वहाँ से तेजी से हवाएं कम वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। क्यों चलती है, ताकि उस रिक्त स्थान को वो कवर कर सके, इसीलिए। और पवन की गति वायुदाब अंतर पर निर्भर करती है। पवन की गति कितनी होगी ये इस बात पे निर्भर करेगा कि वायु का दाबांतर कितना है। अगर अधिक अंतर होगा तो बड़ी तेज़ी से हवाएं चलेंगी और कम अंतर होगा तो हवाएं कुछ स्लो गति से चलेंगी। कई स्थानों पर दाब का अंतर एक समान बना रहता है। कई स्थानों पे दाब का अंतर कैसा बना रहता है, एक समान। हमेशा वायुदाब अंतर जो है वो एक ही तरह का बना रहता है। और पुराने समय में इन हवाओं का जो उपयोग है वो जहाज़ को हवा की दिशा में ले जाने के लिए किया जाता था। अब देखिए मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं। कुछ हवाएं ऐसी होती है जिनकी दिशाएं ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है, इस कारण इनको हम बोलते हैं मानसूनी हवाएं। और इसमें ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून दो तरह के होते हैं। क्या डेफिनेशन है इनकी, देखिए। ग्रीष्मकालीन मानसून में हवाएं गर्मियों में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर यानी स्थल भाग की ओर चलती है और ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनती है। जबकि शीतकालीन मानसून में क्या होता है, हवाएं सर्दियों में 6 महीने धरती से समुद्र की ओर चलेंगी यानी स्थल भाग से समुद्र की ओर चलेंगी और वो शीतकालीन मानसून का कारण बनती है। सर्दियों में जो बारिश होती है वो शीतकालीन मानसून, और गर्मियों में वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है वो कहलाती है ग्रीष्मकालीन मानसून। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वत्र वर्षा कराता है। हमारे यहाँ पूरे भारत में वर्षा करवाने वाला जो मानसून है उसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मानसूनी वर्षा को कई कारक प्रभावित करते हैं। मानसून आ जाता है, इसके बाद में भी किसी जगह पे मानसून का अच्छा लाभ मिलता है, किसी जगह पे मानसून का कम लाभ मिलता है। इसके लिए कुछ फैक्टर, कुछ कारक जो है उत्तरदायी होते हैं। तो इसके बाद में इससे वर्ष भर उपयोग हेतु पानी प्राप्त होता है मानसून से। बाढ़ किसे कहते हैं, जल निकास की तुलना में अधिक वर्षा होने को बाढ़ कहते हैं। जल की निकासी तो हो रही है कम, पानी बरस रहा है ज़्यादा, तो क्या होगा, वो पानी अटकाव में आ जाता है, रुक जाता है और धीरे धीरे निकलता है, जिसकी वजह से वो इकट्ठा हो जाएगा और ये जो बड़ी जल राशि है ये घरों के अंदर पानी घुस जाता है, पशुओं को, फसलों को, इनको ये नुकसान पहुंचाता है, खेतों में पानी अटक जाता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं बाढ़, इसको बोलते हैं अतिवृष्टि। ये थी अपर्दन की शक्तियों का पहला भाग, वायु की शक्ति, बहती वायु की शक्ति। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है बहते पानी की शक्ति। हमने अपर्दन की शक्तियों में पढ़ा बहती वायु की शक्ति के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे बहते पानी की शक्ति के बारे में। तो देखिए, बहती वायु की जो शक्ति हमने आपको बताई थी उसमें ये एक रह गया था असमान वेग की हवाएं। इनके बारे में भी देख लीजिए। जहाँ पे हवाएं जो होती है उनका वेग एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है, तो उनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। चक्रवात परिवर्तनशील हवा का एक उदाहरण है। चक्रवात साइक्लोन आपने देखा होगा, तेज़ मेघ गर्जन और
बिजलियाँ कड़कने के साथ बारिश होती है, जिसमें तेज़ रफ्तार से हवाएं जो होती है वो चलती रहती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगा के 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलती रहती है। एक सेंटर में बिंदु होता है, उसके चारों तरफ हवाएं घूमती रहती है। इससे बड़ी जान माल के नुकसान होती है, इसको साइक्लोन कहा जाता है। तो ये परिवर्तनशील हवा का एक उदाहरण है। चक्रवात में हवाएं सीधी नहीं चलकर एक वृत्ताकार पथ पे चलती है, इसीलिए इसका नाम है साइक्लोन। और इसमें क्या होता है, एक केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ती जाती है। ये एक वृत्ताकार पथ में घूमती रहती है और केंद्रीय बिंदु की ओर ये हवाएं चलती रहती है। चक्रवात हवाएं केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। सेंटर का वायुदाब कैसा हो जाता है, कम, इसीलिए वो उनके चारों तरफ घूमती रहती है। और चक्रवात का जो घेरा होता है वो 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक हो सकता है। शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवात उष्ण कटिबंध की तुलना में अधिक आते हैं। जहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र है वहाँ पे चक्रवात अधिक आएंगे और उष्ण कटिबंध में अपेक्षाकृत कम आते हैं। चक्रवात में क्या होता है, तेज़ हवा के साथ घनघोर बारिश होती है। इसमें बादलों की तेज़ गरज और बिजली की चमक ये भय उत्पन्न करती है। कुछ क्षेत्रों में दाबांतर के कारण शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे दाब का अंतर कम होता है, जिसके कारण शक्तिशाली तूफान उठते हैं। ये जो है बहती वायु की शक्ति के परिणाम हो गए। इसमें ये टॉपिक छुटा हुआ था, आपको बता दिया गया है। और अब हम देखेंगे अप्रदन की शक्तियों में दूसरा इसका जो पार्ट है वो है बहते पानी की शक्ति। बहते पानी की शक्ति में देखिए, बहते पानी की शक्ति नदी के रूप में दिखाई पड़ती है। नदियाँ बहती रहती है, नदियों का क्या महत्व है आप सब ने ये पढ़ रखा है। बहती जो नदियाँ होती है उसकी वजह से सिंचाई की जाती है। इसके अलावा मानव सभ्यताएं जो होती है वो नदियों के किनारे बसी है। और नदियों का हमारे लिए कितना महत्व है ये आपने अच्छी तरह से पहले पढ़ रखा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि नदियों से हमें पानी मिलता है, साथ साथ में मिट्टी भी प्राप्त होती है। ये उपजाऊ मिट्टी ही मैदानों का निर्माण करती है और इसके अतिरिक्त हमें अच्छी फसल जो है वो प्राप्त होती है। नदी का महत्व उसमें बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। मानव सभ्यता के विकास में नदियों का विशेष महत्व है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो है वो नदियों के किनारे ही उपजी थी। सरस्वती नदी के किनारे पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। आपने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रखा होगा सोशल में। तो ये सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे पे हुआ था, सरस्वती नदी के किनारे पे। बाद में सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो गई और अब वर्तमान में सरस्वती नदी के पथ को खोजा जा रहा है। उसको वापस पुनरुद्धार करने के लिए उसका जो रास्ता है वो खोजा जा रहा है। नदियों से प्राप्त जल और मिट्टी से करोड़ों लोगों का जीवन यापन होता है। नदियों में अधिक जल आने पर इनकी विनाशक शक्तियों का सामना करना भी पड़ता है। अत्यधिक जल इस तरह इसका जब बढ़ जाता है तो फिर इससे बाढ़ के खतरे भी रहते हैं। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं हिमनद। बहते पानी की शक्ति में ही एक सब टाइटल पढ़ेंगे हम। जो बर्फ़, हमने शुरू में आपको बताया था कि हम हवा के बारे में पढ़ेंगे और बर्फ़ पानी के बारे में पढ़ेंगे और बर्फ़ के बारे में पढ़ेंगे। इनके बहाव से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इनके बारे में देखेंगे। तो अब जो तीसरा आया है वो है हिमनद, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। और ठंडे क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, पानी जमकर हिम कणों के रूप में बरसता है, बर्फ़ के कणों के रूप में। जिस तरह से यहाँ पे ओलावृष्टि होती है तो कभी आपने ओले गिरते हुए देखे होंगे, उस तरह से बर्फ़ के रूप में बारिश होती है। इस घटना को हिमपात कहते हैं। हिम का गिरना। ऊंचे पर्वतों या ध्रुवीय क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियाँ रहती है। कहाँ पे हिमपात होता रहता है, ऊंचे पर्वतों जैसे हिमालय जैसे क्षेत्र में और ध्रुवीय क्षेत्रों में। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आपने पढ़ रखे होंगे, वहाँ पे इस तरह की परिस्थितियाँ होती है। टेम्परेचर माइनस में रहता है वहाँ का। और इस कारण बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं वहाँ पे बर्फ़ के। इस कारण इन क्षेत्रों में बर्फ़ की मोटी परतें जमा हो जाती है और यही परतें बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है। बर्फ़ की परत के बहने को ही हिम नद या ग्लेशियर कहते हैं।
बर्फ़ की जो परतें होती है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो यही घटना क्या कहलाती है? ग्लेशियर, या इसको क्या बोलते हैं? हिमनद। और हिमनदों के विशाल आकार के कारण इनकी शक्ति अत्यधिक होती है। बड़े बड़े हिमनद होते हैं इसीलिए इसमें अत्यधिक शक्ति पाई जाती है। इनके रास्ते में रुकावट के रूप में कोई चट्टानें आती है तो वो उन चट्टानों को पीस कर मैदे के समान बना दिया जाता है। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इनकी शक्ति कितनी होती होंगी। गंगा और यमुना जो नदियां हैं वो हिमनदों से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके अतिरिक्त हम बताएंगे आपको ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो हिमनद हमने पढ़ा है इसका क्या कनेक्शन है? तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? CO2 की बढ़ती हुई मात्रा की वजह से अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी पृथ्वी का, जिसकी वजह से ये हिमनद जो है वो पिघल रहे हैं। बड़े बड़े जो पहाड़ है, ध्रुवीय पहाड़ या जो हिमालय क्षेत्र वाले पहाड़ है वो पिघल रहे हैं अत्यधिक टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से बर्फ़ पानी में बदल रहा है और यही पानी जो है वो समुद्रों में आके उसका जल स्तर बढ़ा रहा है। जल स्तर बढ़ने की वजह से आसपास के जो क्षेत्र हैं, समुद्र के आसपास के जो तटीय इलाके हैं वो जलमग्न होने का खतरा इससे बढ़ गया है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम कम बन रहा है, बर्फ़ कम बन रहा है और जो बना हुआ है वो पिघलता जा रहा है। इससे क्या होता है? हिमनदों का आकार सिकुड़ने लगा है, कम होने लगा है और हिमनदों का पानी बहकर समुद्र में आ जाने से समुद्र की सतह ऊपर की ओर उठती चली जा रही है। इससे समुद्र के किनारे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और जहाँ पे लोग बसे हुए थे, बड़े बड़े शहर बसे हुए थे, आपको पता है समुद्र के किनारे पे बड़े बड़े शहर बसे हुए होते हैं, तो वहाँ पे पानी का जो क्षेत्र है विस्तृत होता जा रहा है और पानी बस्तियों में घुसता जा रहा है। धीरे धीरे जल में समा जाने का खतरा बढ़ता है। ये शहर जो है वो इसी हिसाब से अगर ये हिमनद पिघलकर बर्फ़ पानी में बदलकर बढ़ता रहा इनका क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा? जो बस्तियां हैं उनको ये कवर कर लेगा। भारत का द्वारका शहर प्राचीन काल में कई बार जल में डूब चुका है और हर बार नया बसाया जाता रहा है। पुरानी द्वारिकाओं को जल के अंदर खोज लिया गया है। कई बार द्वारका शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ है और वापस उसको खोज लिया जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम है। इसके बाद में हम समुद्री धाराएं जो अपना एक टॉपिक रह गया है उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। उम्मीद है आपको ये जो बताया जा रहा है वो चित्र से समझ में आ रहा होगा और आप इसको कंटिन्यू देखते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको निरंतर ये मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।